सदियों से एक जुमला बोला जाता है कि अफगानिस्तान हमेशा सल्तनतों का कब्रिस्तान रहा है। यहाँ कभी भी बाहर की कोई ताकत कब्जा नहीं कर पाई, मगर जब तारीख बोलती है तो ये दावा हिलने लगता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि यही अफगानिस्तान दुनिया की 10 अजीम तरीन सल्तनतों का एम्पायर्स का गुलाम रहा है। वो एम्पायर्स, वो सल्तनतें जिन्होंने मशरिक और मगरिब को हिला दिया था, ये इन 10 बादशाहों के कब्जे में रहा अफगानिस्तान। इन बादशाहों के नाम आज भी तारीख में गूंजते हैं, मगर सवाल ये है वो कौन सी 10 एम्पायर्स थी और कौन थे वो बादशाह जिन्होंने अफगानिस्तान को बार बार फतह किया। आइए आज हम इस मशहूर तारीखी झूठ का पर्दा चाक करते हैं कि अफगानिस्तान कभी किसी की गुलामी में नहीं रहा। रीथिंक विद उमर जावेद में तमाम दोस्तों को वेलकम। सबसे पहले दुनिया की ईस्ट की सबसे पुरानी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को अगर हम देखें, ये पर्शियन एम्पायर जिसको अचामेंट एम्पायर भी कहा जाता है, 6th सेंचुरी में साइरस इस एम्पायर को बनाता है और इस कदीम पर्शियन एम्पायर का बादशाह डायरस अफगानिस्तान पर कब्जा करता है 516 बीसी में। 516 बीसी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। 516 में यानी अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बनता है। नंबर 2, सेकंड नंबर पर सिकंदर यूनानी जब यूनान से कब्जे करने के लिए आता है तो 330 में वो अफगानिस्तान के सूबों हरात, बलख और कंदहार को बाकायदा कंट्रोल करता है और इन पर कब्जे कर लेता है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मौर्यन एम्पायर, जिसका इर्रा होता है 232 बीसी से लेकर 305 बीसी तक ये एम्पायर होती है। पहले खुद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ अफगानिस्तान में यूनानी जनरल सेल्यूकस को शिकस्त देते हैं और उसके बाद फिर कंदहार को अपना हिस्सा बनाते हैं अपने सल्तनत का, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अशोका पूरे अफगानिस्तान पर, उस वक्त के पूरे सब कॉन्टिनेंट और पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल रखता है। इसका अशोका के अफगानिस्तान पर हुकूमत का सबसे बड़ा सबूत है कि आज भी अशोका के लिखे हुए पैगामात, मैसेजेस वहाँ पर गारों में, पत्थरों में मिलते हैं। नंबर 4 अगर हम बात करें तो जो ग्रीक, बैक्टीरियन और कुशन एम्पायर्स रही हैं 2री सदी से लेकर 3वीं सदी तक, इसमें यूनानी जर्नलों ने और उसके बाद फिर कनश्का की जो डायनेस्टी थी, इन्होंने काबल और बगराम पर बाकायदा रूल किया और इन्हीं के दौर में काबल और बगराम कल्चरल सेंटर्स के तौर पर सामने आए। नंबर 5 अगर हम देखें तो इस्लामिक इरा शुरू होने के बाद बनो उमिया ने और उसके बाद बनो अब्बासिया ने बाकायदा अफगानिस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। बनो उमिया की जो आर्मी थी, इसने खलीफा अल वलीद फर्स्ट के तहत 708 में अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और यहाँ पर अपना रूल, यानी अरबों ने अफगानिस्तान पर अपना रूल कायम किया। छठे नंबर पर हम देखें तो जो गजनाइद एम्पायर थी, यानी जो गजनवी की सल्तनत थी, महमूद ऑफ गजनवी था, ये तर्किश डायनेस्टी थी, पठान नहीं थे, ये तर्किश डायनेस्टी थी, तर्किश लोग थे। इन्होंने गजनी पर कंट्रोल करने के बाद अफगानिस्तान के बाकी इलाकों पर अपना कंट्रोल किया, यानी महमूद ऑफ गजनवी ने। उसके बाद हम देखें गौरी एम्पायर, अब मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन गौरी, ये एक ताजिक और पर्शियन था 20th सेंचुरी का, यानी नस्ली एतबार से ताजिक और पर्शियन थे ये जो गौरी एम्पायर थी। और इस गौरी एम्पायर ने, शहाबुद्दीन गौरी ने गौर में रहते हुए अफगानिस्तान पर पहले कब्जा किया और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया के इलाकों पर, यानी अफगानिस्तान को अपनी बेस बनाया और फिर नॉर्थ इंडिया पर, यानी पंजाब और दिल्ली पर कंट्रोल अपना कायम किया। मंगोल एम्पायर को हम देखें, चंगेज़ खान ने जहां दुनिया उस वक्त के एशिया के अक्सर मुल्कों की पर कब्जा किया था, तबाही की थी, तो अफगानिस्तान भी चंगेज़ खान की इस तबाही से ना बच सका। 13th सेंचुरी में चंगेज़ खान ने अफगानिस्तान के शहरों की ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी और अफगानिस्तान में 13th सेंचुरी में मंगोल कंट्रोल हो गया था। नंबर 9 पे हम बात करें मुग़ल एम्पायर, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने
हिंदुस्तान पर कब्जे से पहले अफगानिस्तान और काबल पर कब्जा किया था 16वीं सेंचुरी में, यानी 1525 से पहले ही काबल पर कब्जा किया और काबल को बेस बनाते हुए फिर उसने बाकी हिंदुस्तान पर कब्जा किया। अकबर ने भी बरह रास्त काबल पर हुकूमत की, अफगानिस्तान पर हुकूमत की। और फिर हम 10वें नंबर पर देखें तो पर्शियन एम्पायर, जो नादिर शाह था, नादिर शाह पर्शियन था, इसने 1729 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अफगानिस्तान को कंट्रोल किया और अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद ही इसने फिर इंडिया आकर सारी लूट मार की। ये नादिर शाह के बाद जो अहमद शाह दुरानी था, या जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, इसके दौर में बाकायदा अफगानिस्तान एक सल्तनत बनी, यानी अफगानिस्तान नाम का मुल्क एक वजूद में आया। ये 10 ऐसे बड़े वाक़यात हैं, 10 ऐसी सल्तनतें हैं जिन्होंने बाकायदा आज के अफगानिस्तान के इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाया था। इसके बाद चंद ऐसी मिसालें भी हैं, जैसे अब रणजीत सिंह की हम मिसाल लें तो रणजीत सिंह ने जहां पंजाब के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में अपना पूरा कंट्रोल किया, तो इसने उस वक्त के कई अफगानिस्तान के इलाकों पर भी, जिसमें आज खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जैसे 1818 में पिशावर पर रणजीत सिंह ने कब्जा किया, पिशावर से आगे खैबर तक रणजीत सिंह का कंट्रोल हो गया था। लेकिन रणजीत सिंह जो आज के अफगानिस्तान के इलाके हैं जैसे काबल, कंधार वगैरह, यहाँ पर अपना बहरास कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ इलाकों पर रणजीत सिंह का भी कंट्रोल रहा। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने, बरतानिया ने इंडिया पर जब कब्जे हो रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में, इसके साथ साथ अफगानिस्तान पर भी 3 हमले किए, जो 1839 से 1919 तक ये हमले किए गए। अब ये कहा जाता है कि बरतानिया और ब्रिटिश को अफगानियों ने शिकस्त दी और 3 हमलों को नाकाम किया। वो हमले पार्शली किसी हद तक नाकाम तो थे, लेकिन ये एविडेंस भी मौजूद है, बिल्कुल लिखा पढ़ा, खुद उस वक्त के जो ब्रिटिश लोगों ने लिखा, आज लाइब्रेरियों में मौजूद है, किताबों की सूरत में मौजूद है कि ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को बाकायदा कभी उस तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की भी नहीं, कब्जा किया भी नहीं, कंट्रोल उसका रहा। पपेट बादशाह जो अफगानिस्तान में बैठते थे वो बरतानिया की मर्जी से ही बैठते थे, अमानुल्लाह इसकी एक मिसाल है। लेकिन बरह रास्त कब्जा करना ब्रिटिश की कभी ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट रखना चाहता था, यानी रशिया और इंडिया के दौरान, इंडिया जहां उसका अपना कंट्रोल था, दरमियान में अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बना रहे, ताकि रशिया का खतरा बरह रास्त ब्रिटिश को ना फेस करना पड़े। तो बरतानिया ने इतनी कोशिश की भी नहीं कि वो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले आता, वरना जहां उसने, बरतानिया ने इंडिया के ऐसे ऐसे इलाके फतह कर लिए थे, बंगाल जैसे, पंजाब जैसे, जो मिलिटेंट रेसेस को शिकस्त दे दी थी, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो अफगानिस्तान में अफगानियों को भी शिकस्त दे देता। लेकिन उसने जानते बूझते हुए उसे बफर स्टेट रखा। जहाँ तक ये दावा किया जाता है कि 80s में सोवियत यूनियन यानी रशियंस को अफगानियों ने बाहर निकाल दिया, और फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया, तो 2021 में अमेरिका को अफगानियों ने बाहर निकाल दिया। ये जो दोनों वाक़यात हैं, सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर कब्जे के और अमेरिका के अफगानिस्तान पर कब्जे के, ये दोनों वाक़यात जो भी स्टूडेंट, जो भी आप में से व्यूअर, जो भी आप में से दोस्त ज़रा सा भी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स को समझता है, वो जानता होगा कि अफगानियों ने सोवियत को जो शिकस्त दी या अमेरिका को भी जो शिकस्त दी, वो असल में एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम थी, ग्रेट गेम का हिस्सा था कि सोवियत के ख़िलाफ़ उस वक्त की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड अफगानियों की मदद कर रही थी, पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया पूरी मदद कर रही थी, असला, पैसा, खुला, हर चीज़ इनको मिल रही थी। और जब अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई हो रही थी 2001 के बाद, तब भी अफगानियों को कई तरीके से मदद और सपोर्ट फराहम की जा रही थी। ये बात भी अब अपनी जगह एक देखने और समझने की है। ये खैर अलग व्यूला का एक तकाजा है कि क्या सोवियत यूनियन को भी शिकस्त, जो अफगानियों ने शिकस्त दी 88 में सोवियत यूनियन की फोर्सेस वापस गई, या 2021 में अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस गई, क्या इसको फौजी एतबार से शिकस्त कहा भी जा सकता है? यानी इतने कम अमेरिका के फौजी मरे, 2-2.5 हज़ार से भी कम उनकी हलाकतें हैं, या कितना नुकसान हुआ, क्या ये शिकस्त थी भी? ये खैर एक अलग व्यूला का मौजू है। आज हमने आपके सामने 10 ऐसी कैटेगोरिकल एम्पायर्स रखी जिन्होंने बरह रास्त अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल किया, चाहे वो एंशंट पीरियड हो, कदीम ज़माना हो, मिडीवल पीरियड हो, या फिर किसी हद तक मॉडर्न ज़माना हो। तो
ये 10 सल्तनतों की मिसाल साबित करती है कि अफ़गानिस्तान भी दुनिया के बाकी इलाकों की तरह गैर मुल्की ताकतों का ग़ुलाम रहा है, यहाँ भी दूसरी ताकतों का गलबा रहा है। तो ये रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने वीलॉग पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।